हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहें तो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेसन करके दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं और बस सुनते रहिए। सुनते सब याद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े ही है पढ़ चुके हैं। बस इसको रिपीट करना, रिवाइज़ करना, अपना काम धाम करते रहिए। कान में लीड लगाइए और सुनिए। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचरों के द्वारा, बहुत सारे टीचरों जो 1.5 2 घंटे में पढ़ाते हैं, वो मैं 15-20 मिनट में कवर कर दूंगा। बस आप सुनिए ध्यान से। लाइव लेने से अच्छा, सारी क्लासेस वही हैं, सारे टॉपिक वही हैं। बस ये है कि टाइम बचेगा और जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों के अड्डे चंद्रनगर को कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव की सक्रिय साजिश नवाब के विरुद्ध थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा था कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध अपना गुट बना रहा था। माणिक चंद्र को 2 करोड़ रुपए में अंग्रेजों के हाथ बिक गया। यानी कि माणिक चंद्र, जिसको मणिक चंद्र या मुणिक चंद्र कहते हैं, इसने 2 करोड़ रुपया लेके अंग्रेजों के हाथ बिक गया बेचारा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को, जो मीर जाफ़र सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला का नवाब था। जो नवाब मीर जाफ़र को क्लाइव ने बोला कि हम तुमको नवाब बना देंगे, और इस लालच में आके सिराजुद्दौला से इसने धोखा कर दिया। तो नवाब की पद के लालच में आकर अपने मतलब रॉबर्ट क्लाइव के पाले में जाके मिल गया। घसीटी बेगम भी थी, ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध थी। राज बल्लभ भी विरुद्ध थे। कृष्ण बल्लभ, जगत सेठ, यार लतीफ़, अमी चंद, ये सभी क्लाइव से मिल गए, क्योंकि सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे। हुआ क्या आगे नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा इसी के अधीन था। यानी कि खादिम खान जो व्यक्ति है, सेनापति है, नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा इसका अधीन था। षड्यंत्रकारी क्या हुआ, षड्यंत्र की अमी चंद प्लस में वाटसन दोनों मिलकर षड्यंत्र किए, और मात्र कुल संपत्ति का आधा हिस्सा, यानी कि अमी चंद और वाटसन मिलकर बोले कि मात्र कुल संपत्ति का आधा हिस्सा, यानी कि 30 लाख रुपए दिया। संधि पत्र पे वास्तविक संधि और नकली संधि, इसके साथ संधि किए। वास्तविक संधि और नकली संधि का मतलब जो कागज़ पे जिस पर इन्होंने साइन किया, सफ़ेद और लाल प्रकार के कागज़ थे। जिस पे सफ़ेद कलर का था उस पे क्लाइव के जगह वाटसन का हस्ताक्षर किया गया, और लाल कलर पे क्लाइव ने किया। चीटिंग करने वाली बात है ये। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र कंपनी की सारी बातें मानेगा, ये उसके कंडीशन थी कि अंग्रेज़ों ने बोला कि अगर हम मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं तो हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी आप, ठीक है। ढाका कासिम बाज़ार में दुर्गीकरण का अधिकार मिल गया। कलकत्ता के पास 24 परगने की जागीरदारी देनी होगी। यानी कलकत्ता के पास जो 24 परगने हैं, अंग्रेज़ों ने अपने पाले में मिला लिया, अपने पाले में मांगने का पक्ष रखा, कलकत्ता पर संपूर्ण अधिकार भी करने का। तो ये सारा चीज़ नवाब पद ग्रहण करने के चक्कर में मीर जाफ़र ने क्लाइव को सब दे दिया। मीर जाफ़र ने क्लाइव को सब कुछ दे दिया। इतिहासकार के.एम. पडिक्कर जो है, इस संधि को करने में उतने ही समय लगे जितना एक गधा खरीदने में लगता है। के.एम. पडिक्कर इतिहासकार हैं और बोलते हैं कि इस संधि को उतने ही समय लगे जितना एक गधा खरीदने में लगता है। कटाक्ष कर रहे हैं। हुआ क्या, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 हम सब जानते हैं। क्लाइव ने सिराज मतलब सिराजुद्दीन, क्लाइव ने सिराज पर 17 फरवरी 1757 में संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। 12 जून को रॉबर्ट क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद की ओर चला गया। मुर्शिदाबाद की ओर निकला 3000 सैनिकों के साथ। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। 19 जून को
कोटला पर अधिकार कर लिया। कोटला जगह है बंगाल में। मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार जो कोटला है उस पर कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ। सिराजुद्दीन ने 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। स्थान क्या था? गंगा की सहायक नदी भागीरथी के किनारे, यानी भागीरथी, ओहो दिख रहा है आप लोगों को? यस दिख रहा है। भागीरथी के किनारे गंगा की सहायक नदी पे इसने घोषणा कर दी युद्ध की। देन क्या हुआ? प्लासी का मैदान नदिया जिला में पड़ता है बंगाल में। पलासी का मैदान, यस प्लासी नहीं है पलासी है, जिसको अंग्रेज़ों ने प्लासी कर दिया। यहाँ पे पलास नाम का फूल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको पलास मैदान कहा जाता था। 23 जून 1757 दोनों सेना प्लासी मैदान के आमने सामने। अपने विश्वसनीय लोग गद्दार निकल गए। नवाब के वफादार मीर मदान प्लस में मोहन लाल दोनों बेचारे शहीद हो गए मतलब युद्ध में। बाद में सिराजुद्दीन की हत्या कर दी गई छल के द्वारा। मीर जाफ़र के पुत्र मीर जाफ़र जो क्लाइव से मिल गया था, जिसको नवाब बनने की बड़ी चुल मची थी, इसका बेटा मीरन ने अली बेग से करवा दिए थे, यानी कि सिराजुद्दीन की हत्या करवा दी मीरन ने। मीरन बेटा है किसका? मीर जाफ़र का। मीरन ने अली बेग नामक व्यक्ति से जाके बोला कि सिराजुद्दीन की हत्या करवाओ। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। युद्ध का परिणाम प्लासी का युद्ध हम जानते हैं। 23 जून 1757 स्वतंत्र नवाब के शासन का युग खत्म हो गया, यानी इससे पहले जो भी स्वतंत्र नवाब वगैरह थे उनका ख़त्म युग हो गया। अब कठपुतली नवाब बने, जो कि अंग्रेज़ों के माध्यम से कठपुतली बने, यानी कि अंग्रेज़ इनको अपने इशारे पर नचाते थे। मेल्सन की बात करें तो मेल्सन इतना तात्कालिक स्थानीय और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। अच्छा, मेल्सन इतिहासकार हैं और ये बोल रहे हैं कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ अभी तक, यानी टोटल षड्यंत्र चीज़ें थी। जदुनाथ सरकार, ये भी इतिहासकार हैं, बोलते हैं कि 23 जून 1757 के बाद भारत के मध्यकाल का अंत हो गया। कब? 23 जून 1757 के बाद भारत के मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। हालांकि कोई भी युग, कोई भी काल एक डेट में अंत और शुरू नहीं हो सकता है, ये एक ड्यूरेशन होता है। बट फिर भी यदुनाथ सरकार बोलते हैं कि 23 जून 1757 में जो षड्यंत्रकारी ये घटना हुई है, जिसकी वजह से आधुनिक स्टार्ट हुई और मध्यकालीन की समाप्ति हो गई और आधुनिक यानी मॉडर्न की स्टार्ट। इस युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। इसी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। कौन सी युद्ध? प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी मिली। वर्धमान और नदिया क्षेत्र जिला है, वर्धमान जिला ये सब बंगाल में पड़ता है, का क्षेत्र जमीन को कंपनी को मिला। कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये सारी इतनी उपलब्धियां हासिल की, इसलिए इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। आगे मीर जाफ़र, अब ये जो क्लाइव का लोमड़ी है मीर जाफ़र, इसके बारे में देखते हैं क्या है। 1757 से लेकर 1760 मात्र 3 साल रहा। क्लाइव का गधा, मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा बोला जाता है। इसने 24 परगने दे दी और यानी कि 24 परगने की जागीरदारी दे दी, जागीरें। बिहार प्रांत का शासक जो राम नारायण थे, उड़ीसा प्रांत के शासक जो राजा राम सिंह थे और पूर्णिया में
मुग़ल। इनसे नवाब के संबंध अच्छे नहीं हैं। किशोर सिंह। ओके ओके ओके। पूर्णिया में मुग़ल किशोर सिंह थे और उड़ीसा प्रांत में राजा राम सिंह थे, बिहार प्रांत में राम नारायण सिंह थे। इनके उद्देश्य इनके संबंध नवाब से अच्छे नहीं थे। मीर जाफ़र की बात करें तो बिहार प्रांत के शासक राम नारायण को हटाना चाहते थे। उड़ीसा के दीवान राजा राम सिंह को भी हटाना चाहते थे, हटाने की साजिश की। मीर कासिम, अब मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना 1760 से लेकर 1763। ये भी 3 साल के लिए आया। इसके फादर इन लॉ भी 3 साल के थे। ओके। अलीवर्दी खां के बाद यह बंगाल का दूसरा शक्तिशाली गवर्नर था। कौन? मीर कासिम। ओके। अंग्रेज़ों से ये थोड़ा सा मोल ले लेता था। नवाब भले ही मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया था। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो क्वेश्चन आएगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी को चेंज किया? तो मीर कासिम ने, जो कि मीर जाफ़र का दामाद है, क्योंकि अंग्रेज़ों से बनती नहीं थी और मुर्शिदाबाद अंग्रेज़ों का भी गढ़ हो गया था। और ये मुर्शिदाबाद आप जानते ही हैं, मुर्शिद कुली खां ने बनवाया था। ओके, आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा होने वाला दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अंग्रेज़ों द्वारा होने वाला दस्तक के दुरुपयोग यानी दस्तक का दुरुपयोग जो हो रहा था उसको रोकने के लिए इसने सभी कर मुक्त व्यापार करने की छूटें प्रदान कर दी। रोकने के लिए सभी कर मुक्त व्यापार यानी सभी कर मुक्त व्यापार करेंगे। किसने करा? मीर कासिम ने। इसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया। अपनी सेना डेवलप किया और सेना को आधुनिकीकरण में तैयार करने के लिए एक जर्मनी का अधिकारी उसको तैयार किया कि आप हमारी सेना को ट्रेंड करो। कौन कर रहा है? मीर कासिम। वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति की। ये व्यक्ति समरू नाम से प्रसिद्ध था। ये व्यक्ति समरू नाम से प्रसिद्ध था। अब मीर जाफ़र की बात करें तो मीर जाफ़र आया। मीर जाफ़र जो कि रॉबर्ट का क्लाइव है ना, क्लाइव का गधा है। फिर से इसको बनाया गया 63 से लेकर 65, 2 साल के लिए। पटना कांड 1763 मीर कासिम के द्वारा अंजाम दिया गया। 24 जून 1700 ओके। मीर जाफ़र 1763 से लेकर 1765। पटना कांड 1763 में हुआ। मीर कासिम के द्वारा अंजाम दिया गया और 24 जून 1763 को मीर कासिम के पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के पटना पर अधिकार कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। अब आ गया बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई कंटिन्यू करें या फिर छोड़ें? चलो बक्सर की लड़ाई कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसको हटाते हैं। बक्सर की लड़ाई देखें तो 22 अक्टूबर 1764 1757 में प्लासी हुआ था। 1764 में बक्सर हुआ। प्लासी टोटल षड्यंत्रकारी हुआ था, जबकि प्लासी एक्चुअल में युद्ध हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह आलम शाह द्वितीय वर्सेस ब्रिटिश कंपनी की सेना। हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश कंपनी की सेना का कमान संभाल रहा था हेक्टर मुनरो। इधर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुग़ल बादशाह जो दिल्ली में बैठे थे बहादुर शाह आलम द्वितीय।
बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की। बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में कठपुतली नवाबों का शासन समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में कठपुतली नवाबों का शासन समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध के पश्चात दक्षिणी पूर्वी एशिया में अंग्रेजों की शासकीय एवं प्रशासनिक सर्वोच्च स्थापित हो गई। इलाहाबाद की संधि के पश्चात मुगल बादशाह आलम द्वितीय को ने बिहार में उड़ीसा से दीवान यानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज कितने चालाक थे। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इलाहाबाद की संधि क्या है। इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं 1765 में हुई थी। एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली के बादशाह। 16 अगस्त बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। यस, बंगाल का उस समय नवाब कौन था? जब रॉबर्ट क्लाइव संधि कर रहा था तो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। ये क्वेश्चन आया था कि बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। कब? जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी 1765 में। 16 अगस्त अवध का नवाब शुजाउद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। 16 अगस्त में अवध का नवाब थे और शुजाउद्दौला थे। इन दोनों को मिला के वर्सेस में रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि 12 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव के साथ शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। ओके। 12 अगस्त 1765 की बात करें तो शाह आलम द्वितीय वर्सेस क्लाइव। बिहार बंगाल उड़ीसा दीवानी, मतलब बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को मिला। इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर, ये बनारस के आसपास पड़ता है। कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद समझ रहे हैं, का क्षेत्र मुगल बादशाह को मिला। यानी कि ये जो क्षेत्र है इलाहाबाद, काड़ी और मणिपुर, ये सब क्षेत्र मुगल बादशाह को मिला। शुजाउद्दौला, अच्छा, मुगल बादशाह उस समय शुजाउद्दौला से लेकर मिला। इलाहाबाद में पेंशनर बना दिया गया 26 लाख वार्षिक पेंशन। अच्छा, मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया गया, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना शुरू किया गया। उत्तरी सरकार का क्षेत्र कंपनी को मिला। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1965। ये क्या था, कैसे था, इसको देखते हैं एक सेकंड में। तो क्या हुआ? 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय वर्सेस क्लाइव। ठीक है। इलाहाबाद बंगाल उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया। इलाहाबाद और कड़ा मणिपुर, जो कि बनारस का क्षेत्र है, का क्षेत्र मुगल बादशाह को मिला। इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर मुगल बादशाह को मिला। किससे छीनकर? शुजाउद्दौला से लेकर। शुजाउद्दौला से छीन लिया अंग्रेजों ने और दे दिया मुगल बादशाह को। और मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया गया 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर। ठीक। उत्तरी सरकार यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र, उत्तरी सरकार का क्षेत्र कंपनी को मिला। द्वितीय संधि जो 16 अगस्त को हुआ, 16 अगस्त 1765 में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव।
युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए नवाब ने कंपनी को दिया। 50 लाख रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को दिया। नवाब से कड़म मानिकपुर और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया गया और यही छीन के अंग्रेज़ों ने बादशाह को दे दिया। चुनार का किला अंग्रेज़ों को देना पड़ा। अवध के क्षेत्र में कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली। कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली। तो 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 दोनों अलग अलग संधि अलग अलग लोगों के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने किया। जबकि रॉबर्ट क्लाइव पहुंच गया था अपने देश, अपने यूरोप, फिर उसको बुलाया गया संधि करने के लिए। चालाक था ना बहुत। बंगाल में द्वैध शासन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 7 साल तक द्वैध शासन रहा। नज़रबंदी का शासन। मुगल बादशाह को कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब पता कुछ नहीं। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। इस व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। द्वैध शासन की बात करें तो शासन के 2 केंद्र अर्थात प्रांतों को सौंप दिए गए। शासन के 2 केंद्र प्रांतों को सौंप दिए गए। सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणी में विलयन। क्या होता है द्वैध शासन का शब्द का मतलब क्या है? ये लियोनल कार्टिस की पुस्तक डायआर्की से लिया गया है। डायआर्की मतलब होता है द्वैध शासन। लियोनस कार्टिस की पुस्तक है डायआर्की, उसी में है द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट। कंपनी ने बंगाल में राजकीय शक्ति का विभाजन कर दिया। कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में राजकीय शक्ति का विभाजन कर दिया। फौजदारी निजामत यानी फौजदारी मतलब प्रशासन, निजाम